जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिहाज से सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। इन एग्जाम्स में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये प्रश्न आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न सर्प में कौन सा समास है। प्रश्न सर्प में समास पूछा गया है, समास से रिलेटेड ये प्रश्न है। ऑप्शन है करण तत्पुरुष, ऑप्शन 2 है अव्ययीभाव, ऑप्शन 3 है कर्मधारय, ऑप्शन 4 है अपादान तत्पुरुष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कर्मधारय समास कृष्ण सर्प में होगा। अगर हम बात करें कृष्ण सर्प का समास विच्छेद कैसे करेंगे, तो कृष्ण सर्प का जो विच्छेद होगा समास का वो होगा काला है जो सर्प। क्या होगा? काला है जो सर्प। अब बात कर लेते हैं कर्मधारय समास होते क्या है। तो कर्मधारय समास ऐसे सामासिक शब्द होते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है कर्मधारय समास। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सद्भावना में उपसर्ग है। सद्भावना में उपसर्ग पूछा गया है। ऑप्शन है सदा, ऑप्शन 2 है स, ऑप्शन 3 है सद, ऑप्शन 4 है सत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सत। सद्भावना में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सत। अब देख लेते हैं उपसर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी के नाम से जानते हैं हम, आदि प्रत्यय। दूसरा है व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय। तीसरा है हमारा रचनात्मक प्रत्यय। उपसर्ग को इन नामों से भी जाना जाता है। अब उपसर्ग होते क्या हैं? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता ले आते हैं अथवा उसका अर्थ बदल देते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। हिंदी में अगर पूछा जाए कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या है 10। अगर संस्कृत में आपसे पूछी जाए कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? 22। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक पंक्ति दी गई है, इसमें अलंकार पूछा गया है कि कौन सा है। ऑप्शन है रूपक अलंकार, ऑप्शन 2 है उपमा अलंकार, ऑप्शन 3 है श्लेष अलंकार, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 श्लेष अलंकार। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होते हैं? तो श्लेष अलंकार वहां पर होते हैं जहां पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन वो अपने दो अर्थ दे। वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अब इस पंक्ति में जो कलियां हैं, तो कलियां के यहाँ पर दो अर्थ हैं। पहला कौन सा है? खिलने से पूर्व फूल की दशा, उनको हम क्या बोलेंगे? कलियां। और दूसरी कलियां क्या है? यौवन से पहले की अवस्था। क्या हुआ? यौवन से पहले की अवस्था। यहाँ पर कलियां के दो अर्थ हैं और एक ही बार ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आप वहां जाइए जहां गाड़ी रुकेगी किस प्रकार का वाक्य है। पूछा गया है कि ये वाक्य किस प्रकार का है। ऑप्शन है सरल वाक्य, ऑप्शन 2 है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन 3 है मिश्र वाक्य, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होती है? की परिभाषा होती है जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती है, तब ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। भाव पूछा है कि जिसके हृदय में उत्पन्न होंगे उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है आश्रय, ऑप्शन 2 है आलम्बन, ऑप्शन 3 है उद्दीपन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न किससे संबंधित है? ये प्रश्न रसों से संबंधित है। भाव जिसके हृदय में उत्पन्न होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आश्रय। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है। अधिष्ठाता का संधि विच्छेद पूछा गया है। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहे। ऑप्शन है अधिधन ठाता, ऑप्शन 2 है अधिधन स्थाता, ऑप्शन 3 है अधिधन थाता, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अधिधन स्थाता। अधिष्ठाता का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? अधिधन स्थाता। और अगर पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो इस शब्द में है व्यंजन संधि।
कौन सी? व्यंजन संधि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निर्विकार में कौन सी संधि है? निर्विकार में यहाँ पर संधि पूछ ली गई है। ऑप्शन है व्यंजन संधि, ऑप्शन 2 है दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन 3 है विसर्ग संधि, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विसर्ग संधि। निर्विकार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? वो करेंगे नेधन विकार। कैसे? नेधन विकार। यहाँ पर कैसी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शार्दुल का पर्यायवाची है। शार्दुल का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन है शेर, ऑप्शन 2 गज, ऑप्शन 3 है बाज, ऑप्शन 4 है बाघ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बाघ। शार्दुल का जो इन चारों में से पर्यायवाची हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बाघ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दही शब्द में कौन सा लिंग है? इस तरह के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो हमको इस तरह के प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन है पुल्लिंग, ऑप्शन 2 है नपुंसकलिंग, ऑप्शन 3 है स्त्रीलिंग, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दही शब्द में कौन सा लिंग है? वो हो जाएगा ऑप्शन 1 पुल्लिंग। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, झंडे तले आना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा पूछा गया है कि किस अर्थ के लिए इस मुहावरे का प्रयोग हुआ। ऑप्शन है युद्ध में किसी का पक्ष लेना, ऑप्शन 2 सम्मान करना, ऑप्शन 3 है किसी की शरण लेना, ऑप्शन 4 है भीड़ एकत्र करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 युद्ध में किसी का पक्ष लेना। झंडे तले आने मुहावरा का अर्थ होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भाषण का विलोम शब्द है। भाषण का विलोम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है शासन, ऑप्शन 2 है श्रवण, ऑप्शन 3 है वाचन, ऑप्शन 4 है प्रवचन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 श्रवण, यानी सुनना भाषण का विलोम शब्द होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कौन से शब्द टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन है सिंदूर, ऑप्शन 2 है तिलक, ऑप्शन 3 है निरूपण, ऑप्शन 4 है चित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिंदूर यहाँ पर टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तिलक भी टीका का अनेकार्थी है, निरूपण भी और चित्र भी, ये तीनों ही टीका के अनेकार्थी शब्द हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा मंगल किस तरह के पौधे हैं। पौधा पूछा गया था, ये किस तरह का पौधा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मैंग्रोव पौधे मंगल पौधे कहलाते हैं भारत में। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न हमारा शार्दुल का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।